नमस्कार दोस्तों, मैं हरसिमरन प्रोफेसर बड़ा बिजनेस स्वागत करती हूं आपका आज की वीडियो में, जिसका नाम है स्क्रिप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाऊंगी कि स्क्रिप्ट्स के द्वारा आप अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सीखेंगे कि स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आपको स्क्रिप्ट्स अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक स्क्रिप्ट के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, आपके स्क्रिप्ट्स के क्या फॉर्मेट होने चाहिए आपके कॉल सेंटर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्ट्स क्या है। बहुत ही आसान है दोस्तों। स्क्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव्स को गाइड करता है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी कस्टमर ने कोई ऑब्जेक्शन या कोई क्वेश्चन पूछा तो अगर एक एग्जीक्यूटिव के पास जा रही है तो वो एक अलग जवाब दे रहा है और किसी दूसरे के पास जा रही है तो वो एक अलग जवाब दे रहा है। एक अच्छा कॉल सेंटर, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छे सेटअप की यही पहचान है कि उसके सारे एम्प्लॉइज, चाहे जितने भी कस्टमर्स कॉल करें, उस एक ऑब्जेक्शन का, उस एक क्वेश्चन का वही एक सेम जवाब दें। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका एक टेली सेल्स सेटअप है, सेल्स का कॉल सेंटर है, और आपने ऑब्जर्व किया, आपने एनालाइज किया कि जो कस्टमर्स हैं वो आपको एक ऑब्जेक्शन पे आके आपकी सेल्स रुक जा रही है। जो कस्टमर्स है वो एक ही ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, आपका प्रोडक्ट हमारी बजट के बाहर है। तो आपको क्या लगता है, एज अ नाइस लीडर, एज अ नाइस बिजनेसमैन, उस टेली सेल्स के लीडर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले करेक्ट करनी चाहिए आपके कॉल सेंटर की सेल्स स्क्रिप्ट। आपको देखना चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्शन है कि प्रोडक्ट महंगा है, इसको सही से कैसे उसको हैंडल करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है 3650 रुपीज और आपको अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को बताना है कि कैसे ये ऑब्जेक्शन हैंडल करे कि वो 3650 रुपए आपके कस्टमर को महंगे नहीं, सस्ते लगे, तो आपको क्या करना है? आपको इस कॉस्ट को पर डे प्राइस में ब्रेकअप करना है। फिर से कहती हूं, आपको इस कॉस्ट को पर डे प्राइस में ब्रेकअप करना और कस्टमर को बताना है कि ये जो कॉस्ट है 3650 का नहीं है सर, आपको सिर्फ एक दिन में 10 रुपए बचाने हैं और ये प्रोडक्ट आपके जीवन में लेके आएगा 1 2 3 4 ये सब बेनिफिट्स। तो चलिए सीखते हैं अगला स्टेप, जो कि है टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट के क्या क्या अलग टाइप होने चाहिए। तो एक छोटा सा गुरु मंत्र देती हूँ दोस्तों, जैसा प्रोसेस वैसी स्क्रिप्ट। फिर से सुनते हैं, जैसा प्रोसेस वैसी स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है कि एक कॉल सेंटर में अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। कॉल सेंटर में मेनली 4 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं: सेल्स प्रोसेस, सर्विस प्रोसेस, कलेक्शंस प्रोसेस और ईमेल, चैट या मैसेजेस का प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं सेल्स प्रोसेस में क्या होता है। सेल्स प्रोसेस मतलब बहुत आसान है, कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। जैसे इसी कोर्स के पिछले वीडियोस में आपको बताया था ना कि 2 टाइप के कॉल सेंटर्स होते हैं, एक इनबाउंड कॉल सेंटर और एक आउटबाउंड कॉल सेंटर। तो सेल्स प्रोसेस एक आउटबाउंड कॉल सेंटर की निशानी है, जहां हम कस्टमर को खुद कॉल कर रहे हैं ये बताने के लिए कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आपके जीवन में ये बेनिफिट लाएगा, इसको खरीद लीजिए। तो इस प्रोसेस की स्क्रिप्ट उस होगी सेलिंग स्क्रिप्ट। सेलिंग स्क्रिप्ट होगी सेल्स प्रोसेस में यूज। दूसरा प्रोसेस क्या है? सर्विस या कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोसेस ना। इसमें क्या होता है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट बेच दिया है, दिस इज बेसिकली आफ्टर सेल्स। आफ्टर सेल्स हम क्या सर्विस देना चाहते हैं कस्टमर को, वो एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में सर्विस रिलेटेड स्क्रिप्ट बनाई जाती है। तीसरा प्रोसेस कलेक्शंस प्रोसेस ना। कलेक्शंस प्रोसेस, कलेक्शन मतलब यानी कि इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। कलेक्शंस प्रोसेस वो होते हैं जहां कि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को दे दी है लेकिन कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं करा है। सो दीज आर फॉर दिस प्रोसेस इज फॉर नॉन पेइंग कस्टमर्स। इस प्रोसेस में हम कलेक्शंस रिलेटेड स्क्रिप्ट बनाते हैं। चौथा प्रोसेस होता है ईमेल, चैट या मैसेजेस का प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हम कस्टमर्स को वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते, मतलब कि बोलकर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, लिख कर करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, अगर हम किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक वाले लोग आपको ईमेल के द्वारा एक वेलकम ईमेल भेजते हैं। अब ये सोचिए कि अगर बैंक में 10 एम्प्लॉइज हैं और वो 10 एम्प्लॉइज आपको अलग अलग ईमेल्स भेज रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा? क्या सोचेंगे आप, क्या इंप्रेशन आप क्रिएट करेंगे उस बैंक के बारे में कि मुझे वेलकम ईमेल आया ये अलग है, मेरे फादर को आया ये अलग है, मेरे दोस्त का आया ये अलग है। तो ये लोग खुद में ही सिंक्रोनाइज नहीं है, इनको खुद ही नहीं पता है कि एक्चुअली ईमेल शुड बी स्टैंडर्डाइज। एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कि अगर हम किसी कस्टमर को ईमेल भेज रहे हैं तो कैसा होना चाहिए। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये ईमेल में एक टेम्पलेट बना के ऑर्गेनाइजेशन देती है कि ये टेम्पलेट फॉलो होगा अगर हम किसी कस्टमर्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, वेलकम कर। इसी को ही हम आगे डिटेल में समझेंगे। चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है सेल्स स्क्रिप्ट का। बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी टूल है किसी भी कॉल सेंटर के लिए, चाहे वो सेल्स हो, कलेक्शन हो, सर्विस हो। पहली चीज,
ये एरर्स को रिड्यूस करता है, गलती करने की पॉसिबिलिटी को कम करता है। क्या आप मान सकते हैं कि गलती करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी आपके बिजनेस में सिर्फ ये टूल इंट्रोड्यूस करने से। दूसरा, ये इंश्योर करता है कि हर एक कस्टमर को आप इक्वली ट्रीट करें। ऐसे नहीं कि जब एक एग्जीक्यूटिव या कॉल सेंटर में जो रिप्रेजेंटेटिव है, जब उसका दिल है तो वो अच्छे से बात कर रहा है, वो अच्छा जवाब दे रहा है, जब उसका दिल नहीं है तो वो अच्छा जवाब नहीं दे रहा है। जिस चीज का उसको पता है वो ठीक से बता रहा है, जो चीज नहीं पता है वो नहीं ठीक से बता रहा है। तो स्क्रिप्ट से आप क्या इंश्योर कर सकते हैं? आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका हर एक कस्टमर इक्वली ट्रीट होता है। आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं कि हर एक कस्टमर इक्वली ट्रीट होता है। नाउ प्रोवाइड करेक्ट आंसर्स टू योर रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सारे ऑब्जेक्शंस या कस्टमर के सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम है, बट एक ये टूल क्रिएट करके आप क्या कर सकते हैं, या आप एक्सेल फाइल या वर्ड डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप इसमें कंट्रोल F कीजिए, सिर्फ ढूंढिए, वो नाम डालिए, वो शब्द डालिए जो कस्टमर पूछ रहा है और आपके सामने जवाब होगा। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सेल्स फोर्स को, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, एग्जीक्यूटिव्स को एम्पावर कर रहे हैं कि वो कस्टमर के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो। इससे आप एक चीज और इंश्योर कर सकते हैं कि कस्टमर्स आर गाइडेड एक्यूरेटली एंड करेक्टली। ऐसा ना हो कि अगर कस्टमर आपके एग्जीक्यूटिव को पूछ रहा है कि मैंने ये प्रोडक्ट तो आपसे खरीद लिया है, इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, और एग्जीक्यूटिव को खुद ही नहीं पता कि कैसे यूज करना है, तो वो कस्टमर को गलत गाइड ना करे। स्क्रिप्ट देकर आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके कस्टमर्स को बिल्कुल सही तरीके से और एक्यूरेट और सही इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक चीज का ध्यान करिए कि अगर हमने ये टूल नहीं दिया, अगर हमने ये टूल अपने एग्जीक्यूटिव्स को नहीं दिया, फिर क्या होगा कि अगर कस्टमर ने कोई क्वेश्चन पूछा और मेरे एग्जीक्यूटिव के पास उसका आंसर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, वो आपके कस्टमर को होल्ड पे रख के जा सकता है कि मैं किसी और सीनियर से पूछाता हूं। ये दोनों ही सिचुएशंस आई एम श्योर एज अ लीडर, एज अ कॉल सेंटर मैनेजर, यू वुड नॉट वांट कि आपके कस्टमर्स को ऐसे गलत इंफॉर्मेशन मिले या फिर उनको इंतजार करना पड़े किसी इंफॉर्मेशन के लिए। तो इस टूल से आप इंश्योर कर सकते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपके कस्टमर्स को, और आपके कस्टमर्स को सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्ट को डिजाइन कैसे करना चाहिए। स्क्रिप्ट को डिजाइन करने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। स्क्रिप्ट डिजाइन करना कोई आसान बात नहीं है, ये मैं सच कह रही हूँ। स्क्रिप्ट डिजाइन करना आसान बात नहीं है। मैंने भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में स्क्रिप्ट डिजाइन करी है और इसमें बहुत सारा रिसर्च लगता है। कंप्लीट बिजनेस इंसाइट होनी चाहिए, आपको अपने बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ये स्क्रिप्ट डिजाइन करने से पहले। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए स्क्रिप्ट डिजाइन करने से पहले। जैसे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कस्टमर का लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है। आपने स्क्रिप्ट बना दी अंग्रेजी में बट आपका कस्टमर बेस है हिंदी में, तो स्क्रिप्ट तो नॉन रेलेवेंट हो गई, स्क्रिप्ट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि आपके कस्टमर्स की लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है, आपका प्रोडक्ट कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व कर रहा है, या फिर आपका प्रोडक्ट कौन सा लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में कस्टमर की मदद कर रहा है, आपके प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स है कस्टमर के जीवन में, या आप कौन से ऑब्जेक्शंस ऐसे हैं जो कस्टमर रेस करता है और आपको सेल्स तक नहीं पहुंचने दे रहा है। उन ऑब्जेक्शंस का सही रीबटल या सही आंसर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फाइनली आप इस कॉल से क्या आउटकम चाहते हैं ये तो आपको जरूरी पता होना चाहिए। तो जब आपने ये सब आंसर्स ढूंढ लिए हैं, फिर बारी आती है कॉल फ्लो बनाने की। कॉल फ्लो को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स ये तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि अगर आपको ओखला से जाना है चांदनी चौक, तो आप क्या करोगे, आप डालोगे कि मैं अभी ओखला में हूँ और मेरा डेस्टिनेशन है चांदनी चौक, में चांदनी चौक पहुंचना चाहता हूँ। तो गूगल मैप्स क्या करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि कहाँ से आपको राइट मुड़ना है, कहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ से सीधा जाना है, कहाँ रेड लाइट आएगी, कहाँ रुकना है, पूरा रास्ता आपको गूगल मैप्स बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहता है। तो स्क्रिप्ट दोस्तों, स्क्रिप्ट भी कुछ ऐसे ही है। स्क्रिप्ट क्यों डिजाइन करी जाती है, ताकि जो भी आपके प्रोसेस का बिजनेस गोल हो वो स्क्रिप्ट आपको वहां तक पहुंचा पाए, जो आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक आपको स्क्रिप्ट पहुंचा पाए। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेली सेल्स की कॉल फ्लो के 9 पॉइंट्स क्या हैं। कॉल ओपनिंग है, रेपो बिल्डिंग है, नीड एनालिसिस, प्रोडक्ट मैचिंग, बेनिफिट्स पिचिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स क्लोजर, क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड कॉल क्लोजर। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो कॉल ओपनिंग क्या होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी कॉल का, जो डिसाइड करेगी कि कस्टमर आपका बनेगा या नहीं बनेगा। बहुत बार होता है ना ऐसे कि आपको टेलीसेल से कॉल आती है कि मैम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, मैम आपको पर्सनल लोन तो नहीं चाहिए। तो मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करती हूँ कि 10 कॉल्स में से 9 कॉल्स ऐसी होती हैं जो मैं उठाते ही पहले 2 सेकंड में नीचे रख देती हूँ। क्या आप जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि उन्होंने ठीक से अपना कॉल ओपनिंग प्लान ही नहीं किया है। जो स्क्रिप्ट वो फॉलो कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट रेलेवेंट नहीं है। आपको पता है कॉल ओपन करने का तरीका, 2 तरीके हैं। पहला,
इनबाउंड का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करती हूँ। बड़ा बिजनेस में हम क्या कॉल ओपनिंग यूज करते हैं? हम कहते हैं कि बड़ा बिजनेस में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, यहाँ पर हम आपके प्रोफेशनल सपनों को पूरा करते हैं। मेरा नाम है सिमरन, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। सुना आपने? कितनी पावरफुल ओपनिंग स्टेटमेंट है। अगर कोई इनकमिंग कॉल कर रहा है, कितना उसको प्राउड फील होगा कि मेरे प्रोफेशनल सपने पूरे हो सकते हैं यहाँ पर कॉल करके। सिमिलरली अगर हम आउटबाउंड कॉल कर रहे हैं, जहां हम कस्टमर को अप्रोच कर रहे हैं, कस्टमर ना मेरे प्रोडक्ट को जानता है ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन को जानता है, इसको हम कोल्ड कॉलिंग कहते हैं, तब मुझे क्या करना है? तब मुझे कुछ नहीं करना, ना मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, ना मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहिए। मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे सीधा और सीधा कस्टमर के साथ रेपो बिल्ड करना चाहिए। जैसे कि हम बड़ा बिजनेस में क्या फॉलो करते हैं, मैं आपको फिर से बताती हूँ। हम बोलते हैं, जब हम कॉल ओपन करते हैं, हम सिंपल यूज करते हैं, हेलो मैम हाउ आर यू, दैट्स इट। अगर आपने किसी कस्टमर को पूछा हेलो मैम हाउ आर यू और अच्छे से बात करा, तो कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? ये स्टेटमेंट सुनकर कस्टमर सोच ही नहीं सकता कि उसको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए कॉल आया है। और जैसे आपने कॉल ओपनिंग कर दी, आपको अगले स्टेप पे जाना है, जो कि है रेपो बिल्डिंग। अब रेपो बिल्डिंग कैसे करी जाए? एक छोटा सा एग्जांपल यूज करूंगी आपके साथ कि अगर हम किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और अननोन लोग बैठे हैं आपके साथ, और आपको पता लगे कि मैं जिन गुरुजी को फॉलो करती हूँ, ये भी उसी गुरुजी को फॉलो करते हैं, तो क्या हो गया? अननोन लोगों के बीच में एक कॉमन लिंक क्रिएट हो गया। और बिकॉज वो कॉमन लिंक क्रिएट हो गया, आप लोगों को लगेगा कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग कंफर्टेबल होंगे बातचीत करने में, और आप लोग खुलेंगे अपनी बात करने में, आप लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे अपनी चीजें। सिमिलरली जब आपको रेपो बिल्डिंग करना, आपने कॉल ओपनिंग कर दिया, आपको अपने बीच में और कस्टमर के बीच में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। वो कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम अपना अगेन बड़ा बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। कॉमन ग्राउंड क्या है? कि हम बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कस्टमर के बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। प्रॉब्लम नहीं चल रही होगी तो ना कुछ गोल अचीव करना चाहता होगा। तो हम कस्टमर्स को रियलाइज कराते हैं कि हम उसकी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या उसका बिजनेस गोल अचीव करने में उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरा, अगला स्टेप चलते हैं नीड एनालिसिस पे। जैसे मैंने उसको वो रियलाइज करा दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया? नीड एनालिसिस। मुझे कस्टमर्स के साथ बातचीत के दौरान पता करना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नीड एनालिसिस करने के लिए हम कस्टमर को पूछ सकते हैं कि सर आपके बिजनेस में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहते हैं? तो अगर कस्टमर ने बोला कि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि सर आपका अभी स्टार्टअप है या आपको फैमिली बिजनेस है? और अगर वो बोलता है मेरा स्टार्टअप है, तो आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग होने चाहिए। अगर वो बोलता है कि मेरा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग होने चाहिए ना। उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को फॉलो कर आपको पहुंचना क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, क्या इंफॉर्मेशन डिराइव करना चाहते हैं आप? ये डिराइव करना चाहते हैं कि कस्टमर का नीड क्या है। और जैसे आपने ये डिराइव कर लिया कि कस्टमर का नीड क्या है, अगला स्टेप क्या है? आपको ये देखना है कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मौजूद है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो जैसे हम स्कूल में करते थे ना, मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग के जैसे कस्टमर की प्रॉब्लम और अपना प्रोडक्ट बस आपको मैच कर देना है। जैसे प्रोडक्ट आपने मैच कर दिया अपने माइंड में, जब आपको कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करना है, तो आपको क्या पिच करना है? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि बेनिफिट्स आपको पिच करने हैं, फीचर्स नहीं पिच करने हैं। बेनिफिट्स का एग्जांपल क्या है? जैसे एक मोबाइल फोन अगर आप खरीदने जाते हैं किसी शॉप में, और आप कस्टमर आपको बोलता है कि ये 4 मेगापिक्सल कैमरा है इस फोन में, तो 4 मेगापिक्सल कैमरा क्या करेगा? अच्छी फोटो खींचने में हेल्प करेगा। तो आपको कस्टमर को ये नहीं कहना कि 4 मेगापिक्सल या इतना मेगापिक्सल कैमरा है, आपको ये बोलना है कि ये कैमरा नया आया है मैम, ये आपको अच्छी फोटोज खींचने में मदद करेगा। समझिए कि अगर आप वेकेशन पे गए हैं और दूर से भी फोटो क्लिक करते हैं, तो ये कैमरा में एकदम क्लियर पिक्चर क्लिक करने में आपकी मदद करेगा। या इसमें पिक्चर क्लिक करने की और बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से देखना है कि मेरे प्रोडक्ट का कौन सा बेनिफिट मुझे कस्टमर को पिच करना है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने अगर कस्टमर को अपने बेनिफिट्स पिच करे तो कस्टमर तो एकदम तैयार बैठा है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? कस्टमर क्या करेगा? आपको ऑब्जेक्शंस करेगा। तो सेल्स में ऑब्जेक्शंस आने तो लाजमी है। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्शंस अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्शंस अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। कभी साड़ी की दुकान पे गए हैं आप? जब हम साड़ी लेने जाते हैं, कभी आप अपनी मदर या अपनी सिस्टर के साथ गए होंगे, या कोई 2-4 फ्रेंड्स मिलके गए हैं साड़ी शॉपिंग करने, तब क्या होता है? जब हम साड़ी बोलते हैं तो साड़ी वाला शॉपकीपर हमको 10 साड़ी खोल के दिखाता है।
अब 10 साड़ी के 10 साड़ी तो नहीं जो कस्टमर बैठा वो टच करके देख रहा है, वो 10 साड़ी को देखकर उसमें से एक साड़ी को टच करके देखेगा, और जैसे ही आप उस साड़ी को टच करते हो शॉपकीपर क्या करता है, वो बाकी साड़ियां हटा देता है। वो क्यों हटाता है? क्योंकि उसने बाइंग सिग्नल आइडेंटिफाई करा है कि कस्टमर का ये बाइंग सिग्नल है। अब वो कस्टमर ने जैसे ही साड़ी लिया वो बोलेगा कि मैम ये तो आप पे बहुत अच्छी लगेगी, इस कपड़े का है, नया आया है, आप बहुत सुंदर लगेंगी। कस्टमर बोलेगा नहीं ये तो महंगा है, ये तो बहुत महंगी साड़ी है, ये उसका ऑब्जेक्शन है। बट क्योंकि शॉपकीपर ने आइडेंटिफाई करा बाइंग सिग्नल, और ये जो ऑब्जेक्शन है कस्टमर का वो भी उसको सही से हैंडल करेगा। तो आपने प्रोडक्ट पिच कर दिया, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता दिए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कस्टमर बिल्कुल तैयार बैठा है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन तो जरूरी बोलेगा। नाउ एज अ टेली सेल्स लीडर आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी टीम को एक स्क्रिप्ट बना के देनी चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट के टॉप 5 ऑब्जेक्शंस ये आते हैं और इन टॉप 5 ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का तरीका ये है। सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद अगला स्टेप आता है सेल्स क्लोजर का। सेल्स क्लोजर क्या है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल, कि आप अपनी सेल्स को क्लोज कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं, फाइनल पेमेंट की बात कर रहे हैं कस्टमर के साथ। उसके बाद पेमेंट, जैसे आप पेमेंट की बात करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि कस्टमर इमीडिएटली पे कर दे, वो बोलेगा अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, अभी पैसे नहीं है। तो सेल्स क्लोजर के बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए क्रिएटिंग अर्जेंसी। आपको अपने कस्टमर को बताना है कि क्यों अर्जेंट है, उसके लिए अभी पेमेंट करना, अभी क्यों लेना जरूरी है, वो पॉइंट्स आपको अपनी सेल्स स्क्रिप्ट में इंक्लूड करना चाहिए। और फाइनली दोस्तों कुछ नहीं, सिर्फ कॉल क्लोजर। ना एक चीज और, कॉल क्लोजर मतलब ये नहीं कि कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, नो। कॉल क्लोजर मतलब ये कि हर एक कॉल का एक अलग कॉल क्लोजर होना चाहिए। उसका मतलब ये कि अगर किसी कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका कॉल क्लोजर का स्क्रिप्ट अलग होना चाहिए। कोई नॉट इंटरेस्टेड है उसका कॉल क्लोजिंग का स्क्रिप्ट अलग होना चाहिए। कोई कस्टमर ने बोला है कॉल बैक कीजिए, उसका अलग होना चाहिए। कोई हॉट फॉलोअप है उसका अलग होना चाहिए। अभी मैंने आपके साथ शेयर किए 9 स्टेप्स टेली सेल्स के कॉल फ्लो के, और इन 9 स्टेप्स के जैसे आपके पास जवाब होंगे आप एक स्ट्रक्चर्ड टेली सेल्स स्क्रिप्ट बना सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।